नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की सियासत की। पंजाब में चुनावी सियासत अब अपने चरम पर है। सत्ता की कुर्सी पर मौजूद कांग्रेस लगातार जनता के हित में दावे करते दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार दाल, दलहन और मक्के के फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी हक देगी। सिद्धू ने कहा 5 से 10 गांवों पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाए जाएंगे। महंगाई दर से मजदूर की दिहाड़ी जोड़ी जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी के प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा जिससे धांधली ना हो सके। आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए कराए गए सर्वे में करीब 4% मत पाने वाले सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करना जनता का काम है। उन्होंने भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का मुखिया बनाए जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय कर लिया है। मैं भगवंत मान को इसके लिए बधाई देता हूं, लेकिन तय राज्य की जनता ही करेगी कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। दिल्ली अभी दूर है। सिद्धू ने दावा किया कि पार्टी सूबे में जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सिद्धू ने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान माफी बहुत ज्यादा समझदार है, जो भी होगा पंजाब के हक में होगा। उन्हें जनता पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब मॉडल के लिए वोट मिलेगा। मैं भी यही हूं और एजेंडा भी यही है। पंजाब मॉडल का जिक्र किया है सिद्धू ने। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज अपनी आवाज को मुखर करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों को देखते हुए ऐलान किया है। बड़ा ऐलान के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि सरकार बनी तो महंगाई दर से मजदूरी तय होगी, फसलों का एमएसपी मिलेगा। ये बड़े वादे। और भगवंत मान पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि भाई दिल्ली अभी दूर है। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना फेस अनाउंस कर दिया गया और वो है भगवंत मान। उन्हें बधाई दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली भाई अभी दूर है, हमें जनता पर विश्वास है, हमें पंजाब मॉडल के लिए वोट मिलेगा। मैं भी यही हूं और एजेंडा भी। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसी तर्ज पर पंजाब की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जो आज किसानों को लेकर बड़ा ऐलान करते नजर आए हैं, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे तमाम जो गेस्ट हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंजाब बीजेपी से उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्ष शर्मा हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका एफएम न्यूज में। नेता कांग्रेस जगदीश शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवक्ता आप नील गर्ग जी हैं हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। सिद्धू ने चुनाव से एन पहले ये जो बड़ा ऐलान किया है कि सरकार बनी तो महंगाई दर से मजदूरी तय की जाएगी, क्या वाकई अगर सरकार बनती है, न सिर्फ एक वादा और भी कई वादे किए हैं, क्या ये पूरे किए जाएंगे या फिर लोक लुभावन वादे हैं जिस तरह से पार्टियां करती हैं चुनाव से पहले? देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और हमारे नेता हमेशा कहते हैं जो जनता से वादा करो वो पूरा करो। आपने देखा चन्नी जी जब गए किसानों के साथ खड़ोगे, बिजली आधा रेट कर दिया, बिल माफ कर दिए। अभी तो वो 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे। जब वो सत्ता में आ जाएंगे, वो जो वादे चन्नी साहब और सिद्धू साहब करेंगे, हमारा नेतृत्व उन पर खरा उतरेगा और पूरा जनता के बीच में महंगाई भी कम करेंगे। अपनी जनता को जितनी से जितनी ज्यादा राहत दे सकते हैं हम देंगे। ठीक है। हम वादों पर उतरने वाले लोग, हम झूठे वादे करने वाले नहीं है कि
ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा जो सत्ता में लोग बैठे हैं, हमारे देश के मुखिया ने कितने बड़े बड़े वादे करे, वादे पे बात नहीं करते हैं। वो तो हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख की राजनीति करते हैं। ठीक है, हम इस राजनीति से दूर हैं। ठीक है, तो यानी आपका कहना है कि अगर हम सत्ता में दोबारा आते हैं तो हम तमाम वादे पूरे करेंगे। नील गर्ग जी, आपकी पार्टी भी बड़े बड़े वादे कर रही है क्योंकि चुनाव सर पर है, लेकिन जिस तरह से अब किसानों को लेकर यह बड़ा दाव चला गया है, कितना सहमत हैं आप? क्योंकि कवायद आप लोगों की तरफ से भी जारी है कि इस बार आप सरकार बनाए पंजाब में। देखिए मैडम, या तो ये किसी और दुनिया में रहते हैं या जानबूझ के झूठ बोलते हैं। पूरा पंजाब जनता जानता है ये कितने वायदे के पक्के हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी धार्मिक ग्रंथ को, गुटखा साहब को राजनीतिक स्टेज के ऊपर लेके आए, उसके ऊपर कसम खाई झूठी, और क्या बोला था कि नशे पंजाब में 4 हफ्तों में बंद कर देंगे, माफिया बंद कर देंगे, करप्शन बंद कर देंगे, बिजली के जो गलत समझौते हुए उनको रद्द कर देंगे, बेअदबी के दोषियों को सजा देंगे और मुलाजमों की जो समस्याएं हल कर देंगे। आज 5 साल हो गए हैं, वो समस्याएं ज्यों की त्यों है। चन्नी साहब का तो मैं आपको बता देता हूँ, चन्नी साहब ने पूरे पंजाब में बोर्ड होर्डिंग लगवा दिए कि हमने 36,000 मुलाजमों को पक्का कर दिया। उनमें से 36 भी नहीं हुए। जब बहुत बड़ा इशू बन गया तो फिर कहते हैं कि हमारी जो फाइल है वो गवर्नर के पास पड़ी हुई है, और अगले दिन गवर्नर का जवाब आता है कि फाइल तो हमने आपको उसी दिन वापस कर दी थी, उसके ऊपर 6 ऑब्जेक्शन लगा के वो फाइल आज तक वापस नहीं आई। कितने वायदों के ये लोग पक्के हैं, कितने नहीं पक्के हैं, ये पंजाब के लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, जहां बात रही सिद्धू साहब की, सिद्धू साहब को तो सिद्धू साहब की पार्टी सीरियस नहीं लेती है। हम कहां सीरियस लेंगे, पंजाब के लोग कहां उनको सीरियस लेंगे। ठीक है, हर्ष जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के वायदे किए जा रहे हैं, बीजेपी भी वायदे कर रही है, हम यहाँ पर फिलहाल वायदों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, कि पंजाब मॉडल के लिए उन्हें वोट मिलेगा, मैं भी यही हूं और एजेंडा भी। आप उनके महंगाई वाले बयान की बात कर रहे हैं ना मैडम? हर्ष जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तमाम वायदे किए गए हैं, किसानों को लेकर भी बातचीत की गई है। बोला है कि महंगाई दर से मजदूरी तय करेंगे अगर सरकार वापस बनती है। सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है अभी संशय है उनके मन में? और पंजाब मॉडल का भी जिक्र किया है उन्होंने। अगर सिद्धू साहब पंजाब में ये भी कह देना कि मैं 2-3 दिनों में बुर्ज खलीफा बना दूंगा, तो इसमें भी कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। ये दोनों जो लगे हैं इनके, चन्नी और सिद्धू, इन्होंने तो मतलब सारे रिकॉर्ड जो है झूठ बोलने के, मतलब इन्होंने तो इससे कई तो हंसने लग गए हैं। जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं वो भी हंसने लग गए हैं कि ये तो बातें करके है ना, ये हवा से ही पड़ रही है। कुछ दिन पहले को जब और वादे किए तो सिद्धू उनका कटाक्ष कर रहे थे कि इतना खर्चा है जो आप माफ कर रहे हैं, इसकी आप इनकम की भरपाई कैसे करेंगे, भरपाई कैसे करेंगे। लेकिन अब उनको लग रहा है तो इसलिए वो भी चन्नी जी के साथ हो रही है। अब उनको कोई पूछे कि आप ये जो इतना कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर रहे हैं, तो भरपाई कहाँ करेंगे? 5 साल मंत्री बादल जी चीखते रहे खजाना खाली है, खाना खजाली है। आज वो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं, इनको माहौल है। 1-2 महीने की बात है, जो मर्जी बोल जाओ, जनता को बेवकूफ बनाओ, ठीक है, फिर राज करो। अब सिद्धू जी नहीं पूछ रहे हैं चन्नी जी से, अब सिद्धू जी नहीं पूछ रहे हैं कि भरपाई करनी है इतने खर्चे की, वो कैसे करनी है। तो जगदीश जी जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि वायदे किए जा रहे हैं और आप पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अब तो कितने भी वायदे कर ले पूरा आप लोग नहीं करेंगे, जनता भी जानती है। जवाब दीजिए जगदीश जी। हाँ, ये सवाल मैडम जी है। ये हम तो वादों पर खड़े उतरते हैं। चन्नी जी ने सब देख रहे हैं, सबके काम कर रहे हैं, बिजली के बिल माफ कर दिए, किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। सही मायने में ये लोग जो झूठे सरकार में आ गए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर आ गए हैं। अभी आप देख लेना जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे, इन सबका सुपड़ा। ठीक है सर, ये पंजाब मॉडल क्या है? पंजाब मॉडल थोड़ा बताइए हमें भी विस्तार से, जिसके लिए वोट की भी बात की है कि पंजाब मॉडल के आधार पर हमें वोट मिलेगा। जगदीश जी, हाँ, अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराएं मैडम। जो ये पंजाब मॉडल का जिक्र किया है सिद्धू जी ने, इसे थोड़ा बताइए कि इसी आधार पर वो बोल रहे हैं ना कि वोट भी हमें मिलेगा, जनता जानती है पंजाब मॉडल के आधार पर हमें इस बार वोट मिलेगा, हम फिर से सरकार बनाएंगे। देखिए, पंजाब की जनता मूर्ख नहीं है, समझदार है। वो ठगी घूमी है, सब देख लिया सबने।
बीजेपी ने जो जो वादे करे थे, अब जो आप वाला जो वादे कर रहा है, दिल्ली तो सुनी पड़ी यार। बीजेपी का तो मोदी साहब का वादा सभी को पता है, सब लाचार है। उन्होंने कहा 1000 देंगे, आपने सिद्धू जी ने कह दिया 2000 देंगे। बोलो, हेलो, मैंने बोला था बीच में बोलो, थोड़ा सुनने की आदत डालो। कर रहे हैं आप झूठ बोलने का, थोड़ा सा सुनने की आदत डालो, बीच मत बोलो। सुन ही रहे हैं, पर जब ध्यान से सुनो, फिर जवाब देना पड़ेगा आपको। उन्होंने 1000 का कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है पूरे करती है, और आप देखना जो दलित नेता हमने मुख्यमंत्री दिया है वो 100% खरा उतरेगा। और मैं दावे से कहता हूँ जनता का आदमी जनता के बीच में रहेगा। और सिद्धू साहब भी हमारे नेता हैं, उनका भी कद बढ़ेगा, उनका धर्म बनता हमारे अध्यक्ष के संगठन के साथ मिलकर काम करें, और कर भी रहे हैं। तो वादे की बात तो मैं समझता हूँ, हम झूठ नहीं बोलते हैं। दिल्ली में एक ठग बैठा है जो वहां चला गया है, और सेंटर वाले की हम बात नहीं करेंगे, वो तो देश की जनता उनको देखेगी। ठीक है नील गर्ग जी कितना सेटिस्फाई हैं आप? क्योंकि नील जी हाँ मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अरे हमारा मुख्यमंत्री है आप नहीं अभी है, दोबारा बनाएंगे चुनाव के बाद। चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सिद्धू जी को बोल दिया ना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप आउट करिए कि दिल्ली भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर देखते हैं आपकी कांग्रेस पंजाब में क्या होता है अगले 10 हमारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अनाउंसमेंट करिए, करता हूँ कि हमारे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर देखते हैं सिद्धू जी क्या करते हैं, मंत्री बादल जी क्या करते हैं। आ जाएंगे कांग्रेस बड़े नेता, बड़े नेता। आप जो आपने जो स्टेटमेंट दिया, आप इसको एक बार ऑफिशियली अपने बिल्कुल सर, क्योंकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका हर किसी को इंतजार है, क्योंकि जगदीश जी पार्टी के बीच जो अंतर कला है वो भी किसी से छुपी नहीं है। जगदीश जी, जो पार्टी के अंदर अंतर कला चल रही है वो भी किसी से छुपी नहीं है। हमारे विधायक चुन लेंगे, पंजाब के दलितों को ठग मत लेना कि उनकी वोटें पंजाब चाहते हैं। ठगने वाले दो ठग हैं, दिल्ली में बैठा है, एक ठगों की बात नहीं आने वाले। दलित आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी, महिला मेरी वाले दिन ऑफिशियल स्टेटमेंट दिलवाए कि दलित ही मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ पहले मुख्यमंत्री, हम तो अब मैं दावे से कह रहा हूँ कि तन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने कोई मुख्यमंत्री। तो सर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करेगी कांग्रेस? सर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब की जाएगी कांग्रेस की तरफ से? हमारे विधायक जगदीश जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी इसकी? देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर सकते मैडम, लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। हम मानते हैं उनको, और संविधान ये कहता है कि जो चुन के विधायक आएंगे वो अपना मुखिया चुनेंगे। तो पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों अनाउंस किया था भाई साहब? 2017 में फिर क्यों अनाउंस किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को? पहले दीजिए जवाब। 2017 में संविधान का चाहते थे आप ही लोग विधायकों की राय 2017 में विधायक। अरे भाई, 2017 में विधायकों की राय कहाँ थी? हाईकमान ने डिसीजन दिया, विधायकों की राय क्यों नहीं ली आपने? जनता का नेता चाहिए ना। 2018 में आपने विधायकों की राय ली नहीं। ठीक है नील गर्ग जी, ये जो अनाउंसमेंट की जा रही है, ये बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लगता है आपको कि जनता का मन बदल पाएंगे? आम आदमी पार्टी इस वक्त जो जमीन खोज रही है पंजाब में वो नहीं मिल पाएगी, या फिर ये जो तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं ये जनता को लुभा लेंगे? नील जी। मैडम आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी नील जी, आप ही से सवाल है मेरा। ये जो तमाम वायदे किए जा रहे हैं, लगता है आपको कि इन वायदों पर जनता फिसल जाएगी, फिर विश्वास दिखाएगी कांग्रेस में? ऐसा है कि ये वायदे इनके कैसे हैं लोग सभी जानते हैं। मेरे हाथ में अभी इनकी 129 पेज की जो पिछली दफा इन्होंने चोन मनोरथ पत्र जारी किया था, मेरे हाथ में ही है। उनमें से 29 पेज भी हुए हो तो हम जब अपनी राजनीति छोड़ देंगे। बात ये नहीं है, बात अभी सुरजेवाला साहब ने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। वो तो कह रहे हैं कि हमारा चन्नी भी नेता होगा, हमारा सिद्धू भी नेता होगा, हमारा जाखड़ भी नेता होगा। अरे भाई, आपका दूल्हा कौन है? किसके नेतृत्व में अब जो इलेक्शन लड़ रहे हो? इसका मतलब कि आप लोगों ने चन्नी को तो सिर्फ यूज किया है, यूज एंड थ्रो किया है, क्योंकि आपने उसको जो कैप्टन अमरिंदर को जो आपकी नेगेटिविटी थी उसको यानी कि जीरो करने के लिए आपने उनको थोड़े समय से के लिए बनाया है। ये मेरे जो बीजेपी वाले भाई है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप आज अनाउंस करके दिखाओ किसी को भी
चन्नी को करके दिखाओ, सिद्धू को करके दिखाओ, जाखड़ को करके दिखाओ। आपको पता है कि आपका खून सारा बिगड़ जाएगा, ठीक है नहीं? खैर ये बात तो साफ है, ये तो बात साफ है कि चुनाव सर पर हैं और तमाम पार्टियां इस वक्त जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे करेगी, वायदों का पिटारा खोलेगी। ऐसा पहली बार नहीं है। जब भी चुनाव सर पर होते हैं सर, जब भी चुनाव सर पर होते हैं तो इस तरह के वायदों का पिटारा खोला जाता है, जो आज कांग्रेस की तरफ से भी खोला गया है। खैर ये तो जनता तय करेगी। 10 तारीख को सभी के सामने नतीजे होंगे और पता चल जाएगा कि इस बार जनता विश्वास किस पर जता रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है कि सरकार बनी तो महंगाई दर से मजदूरी जो है वो तय की जाएगी। और इसी के साथ पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने उठापटक की भी खबरें हैं। और इसी बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टीचर्स हैं, 1000 करोड़ सरप्लस अगर सरकार के पास होता और ये कुरीतियों में सरकार ना चलती तो भाई वो कोई भी सड़क पे ना होता। अगर कोई भी आदमी आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 3000 करोड़ रुपए चाहिए उसके सारे प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए, फिर मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप आज से नहीं दे रहा हूं, ये मैं पिछली बार जब इलेक्शन में आया था तब भी दे रहा हूं और यही कह रहा हूं कि करीब 3000 करोड़ रुपया रेट से करीब टीचर्स हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच फंसा पेच अब सुलझ गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और कैप्टन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। इस चुनाव में बीजेपी 60 से 62 सीट और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोक कांग्रेस पार्टी 38 से 40 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन में शामिल शिरोमणि अकाली दल को 10 से 12 सीटें और लोक इंसाफ पार्टी को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में विधानसभा के 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने लोक कांग्रेस पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बैठक भी हुई थी और इस बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि गठबंधन को लेकर पहले चर्चा हो चुकी है। आज पार्टी के अंदरूनी मामलों पर चर्चा हुई। प्रक्रिया के अनुरूप बीजेपी की पंजाब की चुनाव आयोग ने सभी सीटों की सूची को राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास विचार के लिए भेजा है। पंजाब के बीजेपी उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर लेखी ने कहा कि संसदीय समिति के साथ चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। यह भी कहा कि 21 जनवरी तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची बाहर आ सकती है। पंजाब में ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना मुगलों से की है। साथ ही सीएम चन्नी ने यह भी कहा कि पंजाब में कांग्रेस का इलेक्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे फंसाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग जाते समय कह गए कि पीएम का दौरा याद रखना। उसके बाद सीएम चन्नी ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने चमकौर साहिब की धरती पर मुगलों के जुल्म सहे, मैं इनके जुल्म सहूंगा, भले ही वो मेरी जान क्यों ना ले लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठियां नहीं चला सकता। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। कहा कि केजरीवाल को यह सब देखकर खुशी हो रही है। बढ़ते आगे, समाजवादी पेंशन का ऐलान। नेताजी ने अर्पणा को समझाने की कोशिश काफी की है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। अखिलेश ने चुनाव लड़ने पर क्या 10 अहम बातें बोली हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज कुछ नया घट रहा है। अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसे लेकर जवाब भी दिया। साथ ही अखिलेश ने समाजवादी पेंशन समेत कई और ऐलान किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने जब अर्पणा यादव के बीजेपी जाने के सवाल पर जवाब दिया तो बताया कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने अर्पणा को काफी समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मानी। अर्पणा यादव को बधाई दूंगा। समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, हमारी विचारधारा वहां फैलेगी। फिर उन्होंने कहा है कि अर्पणा के राष्ट्रवाद वाले बयान का भी जवाब दिया। मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। बचपन में मैंने मिलिट्री स्कूल में अपना जीवन बिताया। हमारे साथ के लोग सीमा पर खड़े हैं।
सपा के लोगों को और मुझे बीजेपी सर्टिफिकेट ना दे, ये बात भी उन्होंने कही है। तीसरी बात जो गौर फरमाने वाली थी, अखिलेश यादव ने इस दौरान समाजवादी पेंशन का ऐलान करते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो समाजवादी पेंशन शुरू की जाएगी, जिसमें गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। हर महीने 1,500 रुपए की पेंशन भी उन्हें मिलेगी। चौथा पॉइंट जो अहम था कि चुनाव लड़ने को लेकर भी अखिलेश ने जवाब दिया, कहा कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा। अगर चुनाव लड़ूंगा तो आजमगढ़ की जनता से आशीर्वाद लेकर लड़ूंगा। फिर अखिलेश ने कहा कि हम बीजेपी का विकेट नहीं गिरा रहे, चाहे तो और भी गिरा सकते हैं। अर्पणा पर उन्होंने कहा कि जिन्हें हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं उन्हें बीजेपी वाले दे रहे हैं। सबसे घटिया और झूठा प्रचार बीजेपी सोशल मीडिया पर कर रही है। फिर वो कहते हैं कि सपा ने जिनको साथ लिया है उनका जनाधार है, बीजेपी को गाय माता माफ नहीं करेगी। अखिलेश ने इमरान मसूद पर भी कुछ कहने से साफ साफ मना कर दिया। सातवां अहम पॉइंट जो रहा वो ये था कि अखिलेश यादव ने सपेरे समाज के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि कन्नौज में अक्सर मुझे ये लोग मिला करते थे, इस समाज के लोगों से हमारा लगाव रहा है। अखिलेश ने कहा कि एक्सप्रेस वे के किनारे चार्मस विलेज बनाया जाएगा। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिनको साथ लेकर आई है उनका व्यापक जनाधार है। जिन राजनीतिक परिस्थितियों में चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। आगे अखिलेश कहते हैं कि जिस एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री मोदी उतरे उसे समाजवादी पार्टी ने डिजाइन किया था। ये हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था, ये कामचोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें सजा देने के लिए पैदल चलाया। और 10वां अहम पॉइंट जो था, सपा प्रमुख ने बताया कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं और माओं के लिए खास योजनाएं होंगी। समाजवादी पार्टी की बेटी बहन मां के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। इस दौरान अखिलेश ने अपनी फ्री बिजली योजना का जिक्र किया, कहा कि बीजेपी ने हमारे ऐलान के बाद बिजली का रेट आधा करने का फैसला किया है। और यूपी की सियासत में शय और मात का खेल लगातार जारी है। पिछले सप्ताह जहां अखिलेश ने बीजेपी के 15 नेताओं को अपने पाले में कर लिया था और वहीं अब बीजेपी ने बड़ी बाजी खेलते हुए मुलायम सिंह यादव की घर में सेंध लगा दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है और इसी के साथ बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं अर्पणा यादव। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अर्पणा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अर्पणा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अर्पणा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है,
वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की यह सूची यूपी चुनाव के मद्देनजर पहले चरण में प्रचार के लिए तैयार की गई है। इसमें बीजेपी यूपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का भी नाम है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, संजीव बालियान, जसवंत सैनी, सांसद हेमा मालिनी, अशोक कटारिया, सुरेंद्र नागर, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं शामिल किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अर्पणा यादव का टिकट काटे जाने और फिर उनके बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि अभी तो बहुत सी सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं हुए। अखिलेश ने दावा किया कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने अर्पणा को मनाया लेकिन वो नहीं मानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद समाजवादी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। कहा कि पिछली बार की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना के तहत गरीब परिवारों को सालाना 6,000 रुपए मिलते थे और इस बार सरकार बनने पर यह रकम दोगुनी बढ़ाकर सालाना 18,000 रुपए की जाएगी। और क्या कुछ कहा अखिलेश ने, आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा
इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी, वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है, तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवाज से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी टच में है। ये देखिए मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है। बढ़ते आगे, गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी गोवा में अब एक्टिव नजर आ रही है। पणजी में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को गोवा में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद अमित पालेकर ने सभी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने गोवा वासियों से भ्रष्टाचार मुक्त गोवा का वायदा किया। अमित पालेकर ने कहा कि हम गोवा को करप्शन फ्री बनाएंगे, इसी की मैं गारंटी देता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में गोवा की खोई हुई पहचान को वापस दिलाऊंगा। पालेकर ने कहा कि मैं ये मौका देने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि गोवा में हमने कांग्रेस को एक साथ लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन सब बेकार हो गया। उन्होंने ना तो हां कहा ना मना किया। अब एनसीपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने बताया कि हम सभी 40 पर नहीं बल्कि कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कल पहली लिस्ट जारी हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने प्री पोल अलायंस की बात कांग्रेस से की थी,
थी। कई राउंड की बातचीत बड़े नेताओं से हुई, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्हें लगता है कि वो अपने बल पर सरकार बनाएंगे। एनसीपी और शिवसेना ने निर्णय लिया है कि हम लोग गोवा में चुनाव लड़ेंगे। हम 40 सीटों पर नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। और देखिए, आए दिन सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के जरिए देश को बदनाम करने की नापाक साजिश रची जाती है, लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसे सोशल मीडिया पेज पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अब कार्रवाई की जाएगी। और कुछ क्या उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसी कोई भी वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, कोई भी यूट्यूब पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, भारत को बांटने का प्रयास करते हैं, भारत के लोगों को गुमराह करके अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए कहा था। ऐसे 20 अकाउंट्स के नाम हमने दिए भी थे जो पड़ोसी देश से आते हैं, वहां से चलते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने भी उसका संज्ञान लिया है। स्वयं यूट्यूब ने भी आगे आकर उनको बंद करने के लिए कार्रवाई की है। और भविष्य में भी ऐसा कोई भी अकाउंट होगा जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, झूठ फैला रहा होगा, समाज को बांटने का काम कर रहा होगा, ऐसे अकाउंट्स को बंद करने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है। आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान ने बाटला हाउस एनकाउंटर के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा और सोनिया गांधी की सोच एक जैसी है। संबित पात्रा ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। मौलाना तौकीर रजा खान ने किस प्रकार की बातें हिंदुओं को लेकर किया था चंद दिनों पहले, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात कल तौकीर रजा ने की थी, आज पुनः तौकीर रजा ने जिस प्रकार की बात की है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। तौकीर रजा ने कहा है कि जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे वो दरअसल आतंकी नहीं, आतंकवादी नहीं, वो शहीद थे। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के मृत शरीर को देख करके आदरणीय सोनिया गांधी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और वो बहुत रोई थी। तो ठीक इसी प्रकार की बात आज मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। आतंकवादियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करना और वोट की राजनीति करना, यह दुखद है, ये चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत इसमें सफाई देनी चाहिए। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के विकास के लिए IREDA को करीब 1500 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है। और इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब कैबिनेट की बैठक के नतीजों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस किया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो कोविड-19 महामारी के समय बिजनेस और इंडिविजुअल बोरोवर्स दोनों पर ही लोन का बोझ बढ़ गया था, और इसको देखते हुए कि छोटे बोरोवर्स को 6 महीने के लिए ऋण की अदायगी पर मॉरेटोरियम का राहत भी दी गई थी, और बाद में मॉरेटोरियम की अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ ना पड़े, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर की राशि के बराबर की राहत राशि भी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया था। इसके लिए लोन देने वाली संस्थाओं को भुगतान के लिए वर्ष 2020-2021 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और आपको याद होगा, इस योजना के अंतर्गत ऐसे MSME लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल लोन्स, पर्सनल लोन्स और प्रोफेशनल्स और कंजम्पशन लोन्स को कवर किया गया था, जो कि NPS नहीं थे और जिनकी बकाया राशि 2 करोड़ रुपए की सीमा के अंदर ही थी।
और इसके लिए एसबीआई को इनके क्लेम्स का निपटारा करने के लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया था। एसबीआई के द्वारा वर्ष 2020-2021 के बजट में आवंटित 5,500 करोड़ रुपए, इसमें से 4,626 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। एसबीआई के पास इसके अतिरिक्त 1,846 करोड़ रुपए के क्लेम्स प्राप्त हुए हैं। तो अंततः शेष क्लेम्स जो बचे हैं उनकी प्रतिपूर्ति हेतु 973 करोड़ 74 लाख रुपए की स्वीकृति आज की गई है। सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार हो, उसके लिए बार बार बहुत कदम मोदी जी की सरकार में उठाए भी गए और इसी तरह से ही नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा। जो बढ़ते आगे, आईएनएस रणवीर को जल्द ही पूर्वी नौसेना कमान में लौटना था। भारतीय नौसेना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इस मामले की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस रणवीर के आंतरिक कंपार्टमेंट में मंगलवार को हुए विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की जान चली गई थी, जबकि 11 लोग इसमें घायल हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट एसी कंपार्टमेंट में गैस लीक होने की वजह से हुआ था। विस्फोट के समय आंतरिक डिब्बे में कोई मौजूद नहीं था। जान गंवाने वाले 3 नाविक ही डिब्बे के ऊपर फर्श पर थे। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट के कारण काफी मलबा निकल गया और डेक पर सवार 3 नाविक उसके नीचे फंस गए। विस्फोट का संबंध कोई गोला बारूद से नहीं है। आईएनएस रणवीर यहां लंबे समय से था क्योंकि वो पूर्वी नौसेना कमान से सीमा पार ऑपरेशनल तैनाती के लिए आया था। धमाके के बाद के कुछ लोग दौड़ते समय जमीन पर भी गिर गए, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने गैस अंदर ले ली, कुछ को मामूली चोटें भी आई हैं। और दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 संदिग्ध बैग मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर बैग को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के हाथ में 2 बैग आप देख सकते हैं, संदिग्ध बैग ये बताए जा रहे थे, लेकिन दोनों बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बैग मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बता दें कि त्रिलोकपुरी में जिस जगह बैग बरामद हुआ वो राजपथ से 10 किलोमीटर दूरी पर है और गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। आपको बताते चले कि बीते हफ्ते गाजीपुर मंडी में आईडी बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरा महकमा अलर्ट मोड पर है। हमारी बीडीएस बीडीटी टीम पहुंच गई। जो हमने इस पे तफ्तीश की उससे पता चल गया है कि देयर इज नथिंग सस्पिशियस इन इट। इट इज़ अ केस ऑफ बैग लिफ्टिंग। किसी का बैग लिफ्ट हुआ है और वो अभी मौके पर पहुंच जाएंगे। और जितनी भी एजेंसीज कनेक्टेड हैं विद सच मैटर, हम सबको इंटीमेट कर चुके हैं, बट नथिंग सस्पिशियस हैज बीन फाउंड। अब अगली खबर आपकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने अगर कोरोना वैक्सीन ली है तो आपके शरीर में इम्यूनिटी कब तक बनी रहेगी, इसका जवाब आज हम आपको देंगे। देखिए, 10 में से 3 लोगों में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का असर 6 महीने बाद खत्म होने लगता है। यह जानकारी एक रिसर्च में सामने आई है जो भारत में हुई है। दरअसल हैदराबाद स्थित AIG हॉस्पिटल और एशियन हेल्थ केयर ने मिलकर वैक्सीन की इम्यूनिटी के असर को लेकर एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में करीब 1636 लोगों को शामिल किया गया था। ये वो लोग थे जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगे थे। AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने बताया कि इस रिसर्च का मकसद वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी के असर को जानना था। इसके साथ ही यह भी पता लगाना था कि किस आबादी को बूस्टर डोज की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी लेवल जांची गई। इसके मुताबिक कि जिन लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 15 AU/ml होगा उसमें इम्यूनिटी खत्म हो गई है। इसके अलावा ये अनुपात आपको बता दें कि अनुमान भी लगाया गया कि जिन लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 100 AU/ml होगा उनमें इम्यूनिटी अब भी है। बढ़ते आगे, ड्रग्स की पोटली, टूथब्रश और सुई के बाद अब डॉक्टर्स ने पेट से 6.5 इंच लंबा मोबाइल फोन भी निकाल लिया है। बिना किसी सर्जरी के डॉक्टर ने पेट से मोबाइल फोन निकाल लिया। विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर ने एंडोस्कोपी के जरिए फोन निकाला है। हाल ही में तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी ने प्रशासन से बचने के लिए मोबाइल फोन निकाल लिया था। जेल से उसे DDU हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से मरीज को GB पंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी तकनीक की मदद से मोबाइल फोन को बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने जब मोबाइल फोन का आकार पैमाने से नापा तो एक करीब 6.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा फोन था। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव और डॉक्टर मनीष तोमर ने बताया कि अक्सर जेल में बंद कैदी कभी फोन तो कभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थ की पोटलियां निगल लेते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए उनके पास बगैर किसी ऑपरेशन का अनुभव है। और अब खबर है खेल जगत के एक जाने माने चेहरे से जुड़ी। सानिया मिर्जा, जी हां, टेनिस से संन्यास लेने जा रही हैं। उनका कहना है कि साल 2022 का सीजन उनके लिए आखिरी है। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद ये जानकारी दी। सानिया मिर्जा ने कहा, मैंने फैसला किया है कि ये मेरा आखिरी सीजन होगा। मैं एक सप्ताह खेल रही हूं, पता नहीं कि मैं पूरे सीजन तक खेल पाऊंगी या नहीं, लेकिन चाहती हूं कि पूरे सीजन में खेलूं। और आपको बता दें, सानिया और यूक्रेन की जोड़ीदार नादिया किचनोक को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्लोवानिया की तमारा जुदानसेक और काजा जुवान की जोड़ी ने 1 घंटे 37 मिनट में 4-6, 6-7 के राउंड में हराया था। हालांकि सानिया भी इस ग्रैंड स्लैम के मिक्स डबल्स में अमेरिका के राजीव राम के साथ हिस्सा लेंगी। रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने अपने अफगानिस्तान दौरे को रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी NSA ने सुरक्षा के डर से वहां की यात्रा को रद्द कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले शख्स को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान की खुफिया एजेंसी ने अजीम अजीमी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद काबुल में पाकिस्तानी दूतावास ने पुष्टि करते हुए कहा कि यूसुफ अभी यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। तालिबान ने आरोप लगाया कि मानवाधिकार कार्यकर्ता अजीम अजीमी ने मोईद यूसुफ की यात्रा से पहले पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शनों का आयोजन किया था। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग अजीमी का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का यह सवाल है कि अजीमी अफगानिस्तान की आम आबादी के खिलाफ पाकिस्तानी तालिबानी आतंक से परेशान होकर उसके खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं, तो इससे तालिबान क्यों इतना डरा हुआ है। बढ़ते आगे, कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी है। स्विस बैंक UBS के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिवीजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। माल्या को इस स्विस बैंक को करीब 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं। बीते संसद सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि बैंकों ने नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे ऋण चूककर्ताओं की संपत्तियां बेचकर करीब 13,109 करोड़ रुपए वसूल किए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 7 साल में समझौते और अन्य उपायों से करीब 5.49 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है।
और इजराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय की मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोशे पटेल ने मंगलवार को कहा कि इससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कई सफल क्षमताओं का परीक्षण किया गया, जिसका इस्तेमाल इजरायली वायुसेना द्वारा तुरंत किया जा सकता है। इजराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय की मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोशे पटेल ने मंगलवार को कहा कि इससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कई सफल क्षमताओं का परीक्षण किया गया, जिसका इस्तेमाल इजरायली वायुसेना द्वारा तुरंत किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में इस तरह के खतरे से निपटने के लिए मिसाइल सिस्टम से जुड़ी हर चीज का परीक्षण किया गया है, जिसमें सफलता हासिल हुई है। पटेल ने कहा कि यह मिसाइल सिस्टम तकनीकी रूप से बेहद उन्नत है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए सेना बिल्कुल तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में हर तरह के खतरे से निपटने के लिए मिसाइल सिस्टम से जुड़ी हर चीज का परीक्षण किया गया है, जिसमें सफलता हासिल हुई। पटेल ने यह भी कहा कि यह मिसाइल सिस्टम तकनीकी रूप से बेहद उन्नत है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए सेना तैयार है। और यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में विवाद अब तेजी से बढ़ रहा है। अब अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि हालात खतरनाक है, लेकिन मॉस्को के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की और दोनों नेता इस सप्ताह जिनेवा में मिलने के लिए सहमत हुए हैं। बिगड़ते हालातों के लिए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। साकी ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन से लगने वाले रूस की सीमा पर 10 लाख सैनिकों की तैनाती की हुई है, जिसके कारण यह संकट इतना ज्यादा बढ़ गया है। साकी ने कहा कि रूस अपने सैनिकों को यूक्रेन की पूर्वी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास के लिए भेज रहा है। मैं ये साफ कर दूं, हमारा मानना है कि ये एक बेहद ही खतरनाक स्थिति है। अब हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वो पहले से कई ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा है। साकी ने अमेरिका के रुख को दोहराते हुए कहा कि अगर रूस कूटनीतिक रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देश और दुनिया की इन तमाम खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।